हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी इकोनॉमिया। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पार्ट 2। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में, वो भी उसके कमोडिटी के केसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बाकी बात करते हैं वीडियो के एंड में। ओके, तो देखिए हमारा अभी जो फोर्थ टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ। अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दूंगा, इसके बाद हम आपको विद एग्जांपल इसको समझाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more unit of a commodity are consumed, marginal utility derived from the average additional unit must decline. It happens in respect of all goods and services. It is therefore called fundamental law of satisfaction. देखो डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना या कम होना। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास में, यानी कि कोई भी एडिशनल यूनिट का कंजप्शन होना, वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जाते हैं, या जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल जो यूनिट होता है उसको हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या है, घटती जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखिए ये तो हो गया डेफिनेशन के थ्रू। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। सपोज कर लीजिए कि आपको प्यास लगी है, और प्यास भी कैसे लगी है आपको, आप मान लो कि आपको 10 ग्लास की प्यास लगी है, 10 ग्लास ऑफ वाटर की आपको प्यास है। आप क्या करोगे, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो आपकी प्यास पूरी बुझेगी क्या? नहीं। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको प्यास कितने ग्लास की है, 10 ग्लास की है, और आप पी रहे हो कितना अभी, फर्स्ट ग्लास, तो अभी कितना बचा हुआ है, 9, यानी मार्जिनल यूटिलिटी है 9। ओके, अब आपने सेकेंड वन पी लिया तो 8, थर्ड वन 7। जैसे जैसे आप ग्लासेस पीते जाओगे वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घटती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी वैसे वैसे होना क्या है, आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। तो अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो चाय हो, पानी हो, कुछ भी हो, और हमारी सेटिस्फैक्शन एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गई है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे आपकी प्यास क्या है बुझती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो ख़त्म होती जाएगी। पहले आप 10 पे थे, फिर आपने 1 पिया तो 9 बचा, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से हम बताते हैं। या आप मान लो कि एक पानी का एग्जाम्पल हटा दो, ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि आपने होमवर्क ही कंप्लीट करना है, या मान लो कि आपने चॉकलेट खाना है, जो भी वट एवर यू वॉन्ट, बट टिल दी वेयर, टिल दी सेटिस्फैक्शन। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। जैसे आपकी भूख मिट जाएगी, आपकी सेटिस्फैक्शन ऑप्टिमम हो जाएगी, आप उस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दोगे। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब घटना, मार्जिनल मतलब मैंने आपको बता रखा है एडिशनल यूनिट, और एडिशनल यूनिट का घटते जाना, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया इसलिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसमें जो बात है वो ये है कि इसमें 2 बेसिक असम्पशंस होते हैं। 2 बेसिक असम्पशंस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक कप ऑफ टी नॉट अ स्पून। अब मान लो कि मैं चम्मच से चाय पी रहा हूँ, ठीक है, या चम्मच से पानी पी रहा हूँ, और बोल रहा हूँ कि यार मेरी प्यास तो बुझ ही नहीं रही है, तो वो क्या है, उसे हम काउंट करेंगे? बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट लेना है कमोडिटी का।
अगर मैं चम्मच से पानी पीऊँगा तो मेरी प्यास तो वैसे भी नहीं बुझने वाली है, कभी नहीं बुझेगी। या चावल ही खा रहा हूँ मैं, तो क्या मैं अगर एक एक चावल को उठा उठा के खाऊंगा तो क्या उससे मेरी भूख मिटेगी? नहीं। इसलिए हमें क्या है, स्टैंडर्ड कमोडिटी का या स्टैंडर्ड यूनिट की कमोडिटी का यूज़ करना होता है, एक स्टैंडर्ड में काउंट करना होता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैं चाय पी रहा हूँ और वो भी चम्मच से और बोल रहा हूँ यार सेटिस्फैक्शन तो मिल ही नहीं रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीटिंग कहलाएगी। ये आपकी इसकी फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन क्या है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूस। जो कमोडिटी का कंजप्शन है वो कैसा होता रहना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताते हैं। नॉट दैट वन यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ एंड अदर टुमारो। अब मैंने कह दिया कि भाई मैंने एक चम्मच चावल मैंने अभी खा लिया और एक चम्मच चावल मैं कल खाऊंगा, और फिर मैं बोल रहा हूँ भाई भूख तो मिट ही नहीं रही है, तो इसे क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड या इसका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या वर्क नहीं करेगा, ये बिल्कुल इसका कॉन्ट्रैरी हो जाएगा, जैसे हम बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से काउंट नहीं होता है। अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये बहुत अच्छा मजाक लगेगा, लेकिन ये काउंट नहीं कर सकते। इसलिए जो कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। ओके, यानी कि आप अभी खाना खा रहे हैं तो जब तक आपका पेट नहीं भर जाएगा आप खाना खाते रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक चम्मच अभी खाएंगे, एक चम्मच शाम को खाएंगे, एक चम्मच रात में खाएंगे। इट्स नॉट अ खुराक, ये खुराक नहीं है, ये कोई दवाई मेडिसिन नहीं है जो आपने एक चम्मच सुबह लेनी है, एक चम्मच दोपहर में लेनी है और एक चम्मच रात में लेनी है। ये आपका कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए। ये दो बेसिक अजम्पशंस होते हैं किस चीज़ के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। ओके, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दूं आपको, चैप्टर का नाम ही पता है आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम या एक ऐसा पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जहाँ पे एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करके, कंज्यूम करके अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर ले, तो वो कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ, और मैंने आपको एक टॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया था, चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था। कहने का मतलब है जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। देखिए, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस he plans his expenditure in such a manner that he maximizes total satisfaction। समझ गए? मतलब ये है कि जिस प्राइस पे वो खरीदना चाहता है, जिस बेसिस पे वो एक्सपेंडिचर करना चाहता है, उस बेसिस पे अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट मीन्स ही इज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या ही इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, कहने का सिंपल मतलब है उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर वो अपने कुछ पैसे खर्च कर रहा है तो उस पैसों से उसको लगना चाहिए कि मैंने जितना खर्च किया है मुझे उतना मिला है। ओके, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक नंबर 6, मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड टू कमोडिटीज कंज्यूम्ड। यानी कि हम अब पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कमोडिटी के हिसाब से। अगर मैं एक कमोडिटी को परचेज करके कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं इक्विलिब्रियम में कैसे होऊंगा, और अगर मैं एक साथ दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ खरीद करके तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होऊंगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी या वन कमोडिटी केस पढ़ें, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी वो देखिए। पहले हमें कमोडिटी की प्राइस देखनी पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया था, मार्केट प्राइस, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर और मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे भी देखेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी देखेंगे, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी भी देखेंगे कमोडिटी की कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि प्राइस भी देखेंगे। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की जो मनी है किस बेसिस पे हम उस पर खर्च करके सेटिस्फैक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख ही लेते हैं क्या है, क्या फंडा नहीं है और क्या फंडा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, या कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं वो मैं लेट करवा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। कहने का मतलब ये है 1 रुपये में 4 यूटिल्स हमें मिलते हैं।
यूटिल्स का मतलब हो गया एक टुकड़ा समझ लो, निवाला समझ लो, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता हो, ठीक है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं। 1 रुपए में 4 यूटिल्स मिल रही है और हम प्राइस कैसे लेट करते हैं, लेट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रुपीज पर यूनिट, क्योंकि हमें 1 रुपए में 4 यूटिल्स मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है वो 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से होगी, ठीक है। अब इसके बेस पे मैंने स्केड्यूल बनाया है और स्केड्यूल के बेस पे मैंने डायग्राम बनाया है, जिसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अब आप जरा इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये केस समझ लिया तो जो सेकंड कमोडिटी केस वाला होगा, यानी कि 2 कमोडिटी केस, वो समझना बहुत ईजी होगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, और ये जो बाकी चीजें ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डबल कमोडिटी केस में, इसमें कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, तो इसे देखिए, बहुत प्यार से समझिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। हमने लेट प्राइस ऑफ एक्स यानी कमोडिटी कितना देख लिया था, 4 रुपये पर यूनिट। यहाँ पे मैंने ले लिया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज यानी कि मनी, बोल सकता हूँ इसको MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए फर्स्ट यूनिट पे जब हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है 20 और इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है 5। कैसे है वो देखिए। अब देखिए इस चीज में कि कमोडिटी के हिसाब से फर्स्ट कमोडिटी पे हमारी कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर यूनिट कितनी है 20 है हमारी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है हमारा 20 है और हमें प्राइस ऑलरेडी गिवन है 4 रुपीज पर यूनिट। अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना रुपया खर्च हो रहा है 5 रुपया। ऐसे ही सेकंड यूनिट पे देखिए 18 है, फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4.5, एज इट इज करते जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पे देखिए 16 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे 2.5, फिर 0, -5 में -1.25। यहाँ पे आपने ये चीज नोट की। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट यूनिट पे क्या वो परचेज करेगा इसको या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों करेगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर ये बोल क्या रहे हो आप, या भैया ये बोल क्या रहे हो आप, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने तो ये बता दिया, ये लेट करा दिया, ये लेट करा के आपने ये बना दिया, और यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो तो आपने पहले लिखी रखी थी और आपने बस यहाँ पे हमें बता दी कि भाई देखो डिवाइड करके इतना इतना आ गया। भाई देखो डिवाइड करके इतना इतना आ गया वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मेनली आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, या मेरा मेनली एम क्या है, मेरा मेनली एम ये है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अब कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा भाई, वो भी देखना है हमें, बिल्कुल देखना है। आइए करते हैं कंसेप्ट क्लियर। अब देखो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 सबने पता है कि क्या होता है। इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए वहाँ पे उसकी जो वॉर्थ आ रही है, वॉर्थ और प्राइस दोनों में फर्क बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुकिए बस। वॉर्थ देखिए कितनी आ रही है 5 रुपीज। क्यों आ रही है, 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 रुपीज, लेकिन पर यूनिट कितने की है 4 रुपए की है ना, पर यूनिट 4 रुपए की है, और वॉर्थ कितने की आ रही है 5 रुपए की। अब आप मुझे बताइए विल ही परचेज और नॉट, ऑब्वियसली ही विल परचेज बिकॉज वॉर्थ आ रही है 5 रुपए की, लेकिन उसे पढ़ कितने की रही है 4 रुपए की पड़ रही है। इट मीन्स ही इज इन इक्विलिब्रियम इन फर्स्ट यूनिट। ओके, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अगेन कंसेप्ट क्लियर करता हूँ सेकंड यूनिट पर आकर के। जो मैंने फर्स्ट यूनिट पे कंफर्म किया है वही मैं सेकंड यूनिट पे कंफर्म करूंगा, बट जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं वो दोबारा देख लें इसको। सेकंड यूनिट पे देखिए वॉर्थ अभी भी कितनी है, सेकंड यूनिट पे वॉर्थ है हमारी 4.5, पर यूनिट कितने का है हमारा 4 रुपीज का। क्या वो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है। वॉर्थ का मतलब होता है देखो पढ़ना चाहिए 4.5 रुपए का, लेकिन उसे पढ़ा कितने का 4 रुपए का, वो हमें पहले से गिवन है। जब हमें पहले से गिवन है कि ये 4 रुपए पर यूनिट है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें मनी के टर्म में तो हमें कितने का पड़ रहा है 4.5 रुपए का। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसे चीज सस्ते पे सस्ती मिलती है। अगर आप कंज्यूमर हो तो आप चाहोगे कि आपको सामान सस्ता मिले, और अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप चाहोगे कि आपका सामान महंगा बिके। ऑब्वियसली इन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सामान फर्स्ट कंडीशन में 5 रुपए का है, लेकिन हमें पड़ कितने का रहा है
4 रुपए का। ऑफ कोर्स हम इक्विलिब्रियम में हैं। कौन से केस में? सिंगल कमोडिटी केस में, वन कमोडिटी केस में। सेकेंड यूनिट पर आ जाइए, वर्थ कितने की बढ़ रही है? 4.5 की, लेकिन हमारा पर यूनिट कितना है? 4 रुपीज है। तो इस सेकेंड वाले में भी हम क्या हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। अगेन आ जाइए, 16 थर्ड यूनिट पर है, 16 डिवाइड बाय 4, वर्थ कितने की हो गई? 4 रुपए की। हमें पढ़ कितने का रहा है? 4 रुपीज का। अभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज वो जितना पे कर रहा है उतना उसे मिल रहा है। और यही हमने पढ़ा है कि जितना हमने पे करना है और मिलने और उतना ही हमें मिले। एंड वन मोर थिंग इज दैट उसे सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। मानता हूं कि फर्स्ट में सेकंड में इन दोनों में इक्विलिब्रियम ज़्यादा है या इक्विलिब्रियम है, बिकॉज कम खर्च में ज़्यादा मिल रहा है। और थर्ड कंडीशन में 4 रुपये खर्च कर रहा है और 4 रुपये का पड़ भी रहा है वर्थ, तो वहाँ पे भी जी। तो देखिए, अब हम बात करेंगे टू कमोडिटी केस की। ओके, मैंने पहला कमोडिटी तो आपको समझा दिया। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा या एक डाउट क्लास रखूंगा। उस डाउट क्लास में मैं आप लोग की जो भी डाउट होंगी वो मैं सारी क्लियर कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कमोडिटी केस की, यानी कि टू कमोडिटी केस में। जब टू कमोडिटी केस हम यूज़ करते हैं तब हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। देखो, टू कमोडिटी केस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ दो। सिंगल केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कमोडिटी को यूज़ करते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या सिर्फ एक टाइम पे। इस टाइम पे क्या होता है कि हम दो कमोडिटीज का कंजप्शन एक साथ करते हैं विद द गिवन इनकम। ओके, तो हम इस केस में पढ़ते हैं। आपने फर्स्ट केस में पढ़ा था MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM, मैंने आपको ये बताया था। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है यूटिल्स। आप यूटिल्स कितनी यूज कर रहे हो और उस यूटिल्स को यूज करने में आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में, जो हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ओके, बोर मत होना, आराम से पढ़ो, नहीं समझ में आया दोबारा बोलो। MUY में क्या है? देखिए, MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। अगेन सेम है, अगर यहाँ पे हम X कमोडिटी यूज करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी, Y कमोडिटी यूज करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी। ओके, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारी इक्वेशन बनती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो हमारी थर्ड इक्वेशन बनके कुछ ऐसी आती है। ठीक है, इफ MUY इज इक्वल टू 100 एंड PY इज इक्वल टू 20 देन 100 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पे भी इक्वल पड़ रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, if MUX is equal to 50 and PX is equal to 10 then still ये कितना पड़ेगा हमारा? 5 पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने वाली जो बात है वो इस स्केड्यूल में है और इस स्केड्यूल से इस टर्म में है और इस टर्म के बाद इस एग्जाम्पल में है। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम इस डायग्राम को और स्केड्यूल को समझेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान देना, लेट MUX 20 एंड PX इज इक्वल टू 4। MUX 20 है और प्राइस कितना है कमोडिटी X का? 4। MUY 25 है और प्राइस कितना है इसका? 5। हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा, वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। MUX अपन में PX इज इक्वल टू MUY अपन में PY इज इक्वल टू MUM। MUM दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, अब देखिए ये हमें गिवन था 20 डिवाइड बाय 40, 25 Y का था, इसका प्राइस था 5, दोनों को डिवाइड करेंगे हम कितना आएगा? 5। इट मीन्स दोनों क्या हैं? इक्वल है, और जब दोनों इक्वल हो इट मीन्स क्या है? इक्विलिब्रियम है। ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। MUX यानी कि कमोडिटी X जो है वो गिवन है 25 और उसकी प्राइस है 5। ऐसे ही MUY है, वो गिवन है 30 और उसकी जो प्राइस है वो भी गिवन है कितनी? 5। अब देखिए इन दोनों का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 25/5 और 30/5। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारा जो 30/5 है ये ग्रेटर है किससे? 20/5 से, यानी कि Y में एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है
और वहाँ पे हमारा जो कंजप्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चला कि विच वे कंज्यूमर विल गेट इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज। ओके, अब नाउ लेट्स सी दी स्केड्यूल। स्केड्यूल देख के बात करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दी हुई है हमें 1 2 3 4 5, जैसे लास्ट वाली दी हुई थी सिंगल में MUX MUY, उसमें सिर्फ MUX था, इसमें MUY है, ये डबल कमोडिटी है इसलिए। इसका स्केड्यूल का अजम्पशन ये है PX इजिकल टू PY इजिकल टू 1 रुपीज़ पर यूनिट है। ओके, इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बच रहा है जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो, मैंने बहुत ईजिली समझाया है। अब आप देखिए इसके थ्रू ये कैसे बनता है। देखिए जब हम 25 यूज़ कर रहे हैं और 30 यूज़ कर रहे हैं, तब देखिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है बताऊँगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि ये वाला केस आप उठा के देख लीजिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, वो सेम यही केस है, इसलिए यहाँ पे क्या है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। 20 है 26 है, दोनों सेम नहीं है, बिकॉज 1 रुपीज़ पर यूनिट है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। ओके, तो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन इस थर्ड कंडीशन में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज MUX एंड MUY इज इक्वल टू MUXY। ओके, and MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM as it is। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा पुट हो रहा है। अब आप बोलेंगे भैया यस सर इसमें क्या है, हमारे PX और PY तो गिवन नहीं है, वो ये रही 1 रुपीज़ पर यूनिट अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं, तो जितने का ये उतने का ये, और दोनों इक्वल, इट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटी केस। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है, दोनों जीरो है, इसलिए इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट खर्च हो रही है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। ओके, तो अब इसका स्केड्यूल का ये देखिए डायग्राम, इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये y का हो गया, ये x का हो गया, ये y का हो गया, ये x का हो गया। ओके, इस तरीके से कंज्यूमर क्या करता है, इक्विलिब्रियम में आता है टू कमोडिटीज केस में। और एक बात याद रहे, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता दूं, वो कुछ इस तरीके का है कि लास्ट में पूछा जाता है व्हाट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें दो कमोडिटी केस में दोनों एक साथ क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो ये हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी केस भी कहलाता है ये, जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो बातें हो गई हमारी पढ़ाई की। इसमें मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप डायरेक्ट कमेंट करो, डिसलाइक करो या लाइक करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस मेरे कंसेप्ट से आपको कुछ भी चीज़ नहीं क्लियर होती है, प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ मैसेज मी। मेरा मेल नंबर, मेरा मेल बॉक्स या जो भी मैंने आपको, मेरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी आपका कंसेप्ट जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है आप मुझसे पूछिए। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बी फ्रैंकली आप पूछो, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ईजी टू ईजी वे में आपको समझा सकूँ। बस मेरा एक यही मेन मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जिसको यहाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा वो दूसरे चैनल पे देख सकता है। आप कहीं से भी पढ़ो बट आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी कंसेप्ट क्लियर करने की, और इससे पहले हमारी बात हो गई इस चैप्टर की। देखो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर है हमारा 3rd चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर का समरी ले लेते हैं। समरी की बात करूँ तो इस समरी में हम देखें तो हमने पढ़ा क्या है, TU MU क्या होता है हमने वो पढ़ा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ा है, एस्टिमेशन पढ़ा है, TU का MU का कैसे कैसे ये रिलेट होते हैं और एस्टिमेट इनका बनता है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा है वो आज की क्लास में आपके सामने है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है टू कमोडिटीज़ में या सिंगल कमोडिटीज़ में कंडीशंस के बेसिस पे होता है। जो भी कंडीशन होती है वो कार्डिनल होती है, ना कि ऑर्डिनल, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ओके, ये कार्डिनल बेस पे दिया मतलब देखा जाता है, और दूसरा हमारा प्राइस और इस फॉर्मूले की बेस पे देखा जाता है। बस ये दो कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, लुकआउट करते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अब बात करते हैं कुछ हमारी और आपकी। तो हमारी और आपकी बात कुछ ऐसी है कि अब तक जो भी मैंने पढ़ाया ये
मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो कोर वीडियोज़ होंगी। कोर का सिंपल मतलब है बिल्कुल ए ग्रेड क्वालिटी की वीडियोज़ होंगी, और उसमें ज़रा से भी मिस्टेक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कोई होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके अलावा किसी को अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैंने आपको ऑलरेडी चैनल के नाम बता रखे हैं। जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी पे जाइए, और जिन लोगों को भी साइंस पढ़ना है 9th-10th के बच्चे हैं वो नीतीश एकेडमी पे जाइए। और एक और हमारा चैनल है अकाउंट्स का, द अकाउंटिंग वाइजेड, आप वहाँ पे जाके अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो बात की जाए तो दोबारा से वही बोलूँगा कि पढ़ते टाइम थोड़ा सा सीरियस होना ज़रूरी है, और मजाक मस्ती चलती रहती है। तो बाकी आज हम चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके बाद मैं बता दूँ एक और चीज़, मैं बता दूँ 11th का जो क्लासेज है, 11th की जो बुक्स है या जो भी सिलेबस है, 11th का जो सिलेबस है वो हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो जाए, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी 12th वाले बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। और 12th आप जानते ही हो कि 12th की वैल्यू क्या होती है। इसलिए मैं आप लोगों से अभी बता रहा हूँ कि जो 12th की वीडियोज़ हैं वो मैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं ज़्यादा कर दूंगा, और 11th की कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी सी स्लो कर दूंगा। मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि दोनों एक साथ डालता रहूं, बट एक्चुअली क्या है, देखिए अगर मैं एक दिन में अगर मैं दो वीडियो डालता हूं तो उस पर व्यूज़ नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक साथ अगर मैं दोनों डालता हूं तो वहाँ पे क्या है, बच्चे भी थोड़ा सा क्या होंगे, हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो 11th वाले हैं वो तो 11th का देखेंगे और जो 12th वाले हैं वो 12th का। इसलिए मैं 12th की जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ाने वाला हूँ, और 12th के चैप्टर्स में जल्दी कंप्लीट करूँगा, और 11th का जो है मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूँगा। लेकिन आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें, सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा और बिल्कुल फ्रैंकली होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।